हेलो बच्चों। आज हम क्लास सिक्स के साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, यानी कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन contributes to the biodiversity of that region। तो बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, रीजन का मतलब होता है स्थान या जगह, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जो अलग अलग तरीके के वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, वो उस जगह का, उस स्थान का बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। तो मतलब एक जगह है, उस जगह पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्लांट्स पाए जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाएंगे, तो वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मिलकर के उस जगह का बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स बैलेंस इन नेचर, प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन एंड कीप्स द इकोसिस्टम हेल्दी एंड स्टेबल। तो बायोडाइवर्सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेचर के बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करती है। इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, और इस तरीके से ये इकोसिस्टम को हेल्दी और स्टेबल बनाए रखने के लिए जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है ताकि नेचर के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, और जो इनकी फूड रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से पूरा किया जा सके। क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, और इस तरीके से इकोसिस्टम को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बारे में हम आगे क्लासेस में, 10th क्लास में और 12th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज वन वे टू ग्रुप प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रुप करने का, प्लांट्स को कैटेगरी में बांटने का एक तरीका क्या हो सकता है। तो बच्चों, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं इनको ग्रुप करने का, इनको कैटेगरीज में बांटने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम सारे ही जो प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सबके स्टेम्स को ध्यान से देखें। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम्स हम उन प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि प्लांट्स को ग्रुप करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम उनकी स्टेम्स को देखें और उनकी स्टेम्स के आधार पर उन्हें हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री की कैटेगरी में डिवाइड कर दें। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट आर हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। कि ये हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझाइए। हमने यहाँ पे देखा था ना कि प्लांट्स को ग्रुप करने का एक तरीका होता है कि उसे हम हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में बांट दें। तो हर्ब्स जो होते हैं बच्चों, वो ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स होती हैं, जैसे कि मिंट का पौधा हो गया या फिर तुलसी का पौधा हो गया। तो ये ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत छोटे होते हैं और जिनके स्टेम्स ग्रीन और सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। सर्ब्स जो होते हैं वो हर्ब्स के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि मीडियम साइज के होते हैं, जिनकी जो स्टेम्स होती है वो थोड़ी सी वुडी और हार्ड होती है। एज कम्पेयर टू हर्ब्स, उनकी स्टेम्स जो है वो लकड़ी की होगी, वुड की होगी और थोड़ी हार्ड होगी, दैट ब्रांच क्लोज टू द ग्राउंड। और उनकी जो ब्रांचेस होंगी वो ग्राउंड से पास में होंगी, यानी कि जमीन के बहुत ही पास में होंगी। ऐसा नहीं है कि पेड़ इतना बड़ा हो गया, स्टेम इतना बड़ा हो गया और उसके बाद वहां पे ब्रांचेस शुरू हो रही हैं। जहाँ पे जमीन है वहीं से ही इनकी ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी, इनके पास से ही ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे प्लांट्स को हम सर्ब्स कहते हैं, जैसे कि रोज का प्लांट हो गया और हिबिस्कस का प्लांट हो गया, ये सर्ब्स की कैटेगरीज में आता है। और लास्ट है ट्रीज। ट्रीज जो होते हैं वो टॉल प्लांट होते हैं, बहुत ही लंबे प्लांट होते हैं। इनकी जो स्टेम्स होती है वो लकड़ी की बनी होती है, हार्ड होती है और साथ में ही मोटी होती है। सर्ब्स की जो स्टेम थी बच्चों वो थिन थी, पतली थी, और इसकी जो स्टेम्स है वो थिक है, मोटी है, और इसकी जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड से बहुत ही ऊपर की तरफ होती है। जैसे यहाँ ग्राउंड है,
जमीन है, तो जमीन से बहुत ही ऊपर की तरफ इनकी ब्रांचेस शुरू हो रही होंगी, तो ऐसे प्लांट्स को हम ट्री कहते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया और नीम का ट्री हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में क्या अंतर होता है। हर्ब्स जो होते हैं उनके स्टेम्स सॉफ्ट और ग्रीन होती हैं और ये बहुत छोटे होते हैं। सर्ब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं। ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं। जो सर्ब्स होती हैं इनकी स्टेम्स वुडी और हार्ड होती हैं, जबकि ट्री की स्टेम्स वुडी और हार्ड होने के साथ साथ थिक भी होती है। सर्ब्स की ब्रांचेस जो हैं वो क्लोज टू द ग्राउंड होती हैं, जबकि ट्रीज की ब्रांचेस अबव द ग्राउंड होती हैं। तो आई होप आपको हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, गिव एग्जांपल। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ समझाना है। चलिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन देयर ओन एंड ग्रो विद द सपोर्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत ही वीक होती हैं और ये खुद से सीधा नहीं खड़ा हो सकते हैं। इनको खड़े होने के लिए किसी और चीज के सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब ने मनी प्लांट देखा होगा या फिर अंगूर की जो बेल होती है, ग्रेप वाइन होती है, हमने वो देखी होगी। ये खुद से सीधे नहीं खड़ी हो पाती, जैसे पेड़ होते हैं ना खुद से सीधे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं। इसको हमें लकड़ी या फिर धागे किसी चीज का सहारा देना पड़ता है ताकि ये ऊपर की ओर बढ़ सके। जबकि क्रीपर्स जो होते हैं आर द प्लांट्स विद द वीक स्टेम्स दैट स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। एग्जाम्पल्स आर पम्पकिन एंड बॉटल गोर्ड। जबकि जो क्रीपर्स होते हैं वो ऐसे ही वीक प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स जो होती हैं वो जमीन में फैली होती है। ये ऊपर की तरफ नहीं उठती, इनकी जो बेलें होती हैं ये ऊपर की तरफ नहीं उठती, ये जमीन में फैली होती हैं। जैसे कि आपने पंपकिन देखा होगा, कद्दू की बेल देखी होगी और बॉटल गॉर्ड यानी कि घिया की बेल देखी होगी। तो आई होप आपको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में फर्क पता चल गया होगा। दोनों ही वीक प्लांट होते हैं, दोनों ही वीक स्टेम वाले प्लांट होते हैं, बट जो क्लाइंबर्स होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसको ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए किसी चीज के सपोर्ट की जरूरत होती है, जबकि वो ग्राउंड में ही फैला रहता है। और दोनों के यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमसे हर्ब, सर्ब्स और ट्री में डिफरेंस पूछा है और बोला है कि इसे हमें टेबल में दिखाना है, यानी कि टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन हर्ब, सर्ब्स एंड ट्री। तो हमने इस तरीके से टेबल बना लिया। यहाँ पे हमने फीचर्स लिख लिए कि इन फीचर्स के आधार पर हम इनमें डिफरेंस बताएंगे। फर्स्ट जो कॉलम है हमने हर्ब्स का बना लिया, फिर सर्ब्स का और ट्री का। तो चलिए देखते हैं। स्टेम्स की अगर हम बात करें तो हर्ब्स की जो स्टेम्स होती है वो सॉफ्ट, ग्रीन और वीक होती है, जबकि सर्ब्स की जो स्टेम्स होती हैं वो थिन, हार्ड और वुडी होती है। और ट्री की जो स्टेम होती है वो हार्ड और वुडी होने के साथ साथ थिक भी होती है। अगर हम हाइट की बात करें तो हर्ब्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, ये 1 मीटर से भी कम साइज के होते हैं। जबकि सर्ब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं और ट्री जो होते हैं वो बहुत ही टॉल और लंबे प्लांट्स होते हैं। अगर हम इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो हर्ब्स जो है वो थोड़े ही महीनों जीता है, इनकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सर्ब्स थोड़े ज्यादा साल जी जाते हैं एज कम्पेयर टू हर्ब्स, जबकि ट्री जो होते हैं वो बहुत ही साल तक जीते हैं, बहुत ही लंबी आयु होती है इनकी। ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो हर्ब्स में कोई ब्रांचेस नहीं होती, जबकि सर्ब्स की ब्रांचेस ग्राउंड के पास होती हैं और ट्रीज की ब्रांचेस जो हैं वो अबव द ग्राउंड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने मिल्ट, तुलसी और कोरिएंडर को हर्ब्स का एग्जाम्पल दे दिया। सर्ब्स के एग्जाम्पल में हमने रोज, हिबिस्कस और कॉटन लिख लिया और ट्रीज के एग्जाम्पल में हमने मैंगो, नीम और बनियन लिख दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और इसमें से हमसे ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन या ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस या ऑन द बेसिस ऑफ स्टैम्प्स, इस तरीके से भी हमसे डिफरेंस पूछा जा सकता है और साथ ही हमसे इनके एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें ये टेबल बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है। हमें हर कैटेगरी के कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल्स तो याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीफ वेनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो बच्चे लीफ वेनेशन जो होता है वो लीफ की जो वेन्स होती हैं उसके पैटर्न को कहते हैं। मतलब एक जो पत्ती होती है उस पत्ती में यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की वेन्स होती हैं, तो इन वेन्स का जो पैटर्न होता है इस पैटर्न को ही लीफ का वेनेशन कहते हैं, लीफ वेनेशन कहते हैं। और ये जो लीफ वेनेशन होता है ये 2 तरीके का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। इसके बारे में हम आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीफ में जो वेन्स होती हैं, ये जो पत्तियों में वेन्स बनी होती हैं, इन वेन्स का जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को ही हम लीफ वेनेशन कहते हैं। और ये दो तरीके का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें पूछा है कि ये जो रेटिकुलेट वेनेशन हमने नाम लिया और पैरेलल वेनेशन नाम लिया, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था बच्चों, ये दोनों ही लीफ वेनेशन के टाइप्स हैं। चलिए अब हम इनका डिफरेंस जानते हैं। Reticulate venation. The veins form a net-like pattern on both sides of the midrib. मतलब ऐसा पैटर्न जो कि लीफ की, एक पत्ती की जो मिड रिब होती है, यानी कि जो बीच की लाइन होती है, बीच की जो वेन होती है, मेन वेन होती है, इसके अलावा ये जो बाकी की वेन्स होती हैं, जब ये जाली जैसा एक पैटर्न बनाती हैं, जैसे यहाँ पे वेन्स जा रही है, फिर इस वेन्स में भी बहुत सारी वेन्स जा रही हैं, और फिर इस वेन्स में भी बहुत सारी वेन्स जा रही है, और उनकी छोटी छोटी वेन्स में भी बहुत सारी वेन्स जा रही हैं, और इस तरीके से जो बहुत सारा जाली रूपी स्ट्रक्चर बन रहा है, नेट की तरह जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे ही रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और ऐसा जो वेनेशन होता है वो ज्यादातर डाइकॉट्स प्लांट में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंगो, हिबिस्कस और पीस। मुझे डाइकॉट प्लांट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे भी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पैरेलल वेनेशन जो होता है बच्चों, वो ऐसा वेनेशन होता है when the veins run parallel to each other from the base to the tip of the leaves। मतलब अगर एक लीफ है और उस लीफ में जो वेन्स हैं वो इस तरीके से पैरेलल पैरेलल जा रही हो और कोई वेन्स ना जा रही हो, यहाँ पे जितनी भी वेन्स जा रही हैं वो एक दूसरे से पैरेलल जा रही हो, तो इस तरीके की वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये मोनोकोट्स प्लांट में पाया जाता है, जिसके बारे में अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे बनाना, ग्रास और मेज लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिबिस्कस की जो लीफ है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। यहाँ पर भी छोटी छोटी बहुत सारी इस तरीके से नेट लाइक पैटर्न बन रहा है, जबकि बनाना लीफ में ये सीधी सीधी सी वेन्स जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके सीधी सीधी सी वेन्स जा रही हैं। और ग्रास में भी ऐसी लंबी लंबी सी वेन्स जा रही हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये ग्रास है, तो ग्रास में जो वेन्स जा रही हैं वो इस तरीके से लंबी लंबी एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमसे पूछा है डिफाइन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट सिस्टम विद एग्जांपल। हमें टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम को एग्जांपल के साथ समझाना है। तो बच्चों रूट का मतलब होता है जड़, और जो जड़ होती है एक पौधे की, एक प्लांट की, एक ट्री की जो जड़ होती है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो टैप रूट होगा या फाइब्रस रूट होगा। चलिए अब जानते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में होते क्या है। A taproot system has one main root that grows deep into the soil with smaller side roots growing from it. Mango is an example of taproot plant। तो बच्चों जो taproot system होता है उसमें एक मेन रूट होती है जो कि जमीन में नीचे की तरफ गहरी जा रही होती है, और साथ में जो बाकी रूट्स होती हैं वो इसी मेन रूट में से निकल रही होती हैं। इसी मेन रूट में से वो सारी रूट्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरीके की जो रूट सिस्टम होता है इसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इसमें एक मेन रूट होती है जो कि अलग से ही हाईलाइट हो रही होती है, पता चल रही होती है, जबकि fibrous root system has a cluster of thin roots arising from the base of the system. Grass is an example of fibrous root plant. जबकि जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो जमीन के नीचे ना बच्चों बहुत सारी पतली पतली इस तरीके से रूट्स जा रही होती हैं। ये सारी की सारी एक ही जगह से निकल रही होती हैं। इसे देख करके आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि इनमें मेन रूट कौन सी है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके की जो रूट सिस्टम होता है उसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। ये घास में पाई जाती है। बच्चों ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है कि ग्रास किस तरीके का रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रस रूट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे टेबुलर फॉर्म में टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो हमने फिर से एक टेबल बना ली, यहाँ पे हमने फीचर्स लिख लिए जिन फीचर्स के आधार पर हम टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम में डिफरेंस बताएंगे। पहला फीचर है मेन रूट। तो टैप रूट में एक मेन रूट होती है, हमने यहाँ पे देखा था कि टैप रूट में एक मेन रूट होती है, जबकि फाइब्रस रूट में मैनी थिन रूट्स होती हैं, बहुत सारी थिन रूट्स होती हैं और इसमें कोई मेन रूट नहीं होती। साइड रूट की बात करें तो स्मॉल लेटरल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट्स। तो जो साइड रूट्स होती हैं, जो छोटी छोटी सी और रूट्स होती हैं वो मेन रूट से जुड़ी होती हैं, मेन रूट से कनेक्टेड होती हैं, जबकि फाइब्रस रूट सिस्टम में ऑल रूट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। लगभग सारी ही रूट सेम साइज की होती हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि इनमें से मेन रूट कौन सी है और साइड रूट कौन सी है। डेप्थ की अगर हम बात करें
तो जो टैप रूट सिस्टम होता है ये सॉइल में बहुत ही गहराई तक जाता है, जबकि जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसमें रूट्स जो हैं वो सॉइल सरफेस के बहुत ही पास रहती हैं, ये ज्यादा गहरी रूट्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें कि किसमें पाया जाता है, तो जो टैप रूट है वो डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं, जबकि फाइब्रस रूट जो है वो मोनोकॉट प्लांट्स में पाई जाती हैं। इनके बारे में भी हम बच्चों आगे ही क्वेश्चंस में पढ़ने वाले हैं। अगर हम लीफ वेनेशन रिलेशन का बात करें बच्चों, तो अगर ऐसी पत्तियां जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, यानी कि जिनकी जो पत्तियां हैं उसमें वेन्स जो है नेट नेट लाइक पैटर्न बना रही होती हैं, इस तरीके से नेट जैसा पैटर्न बना रही होती हैं, तो ऐसी पत्तियों का जो प्लांट होता है उसमें टैप रूट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पत्तियों को देख करके ही पहचान जाएंगे कि इसकी जो जड़ होगी वो कैसी होगी। अगर पत्तियां जो है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो रूट होगी, इस पेड़ की जो रूट होगी वो टैप रूट होगी। और अगर आपको पत्तियों में पैरेलल वेनेशन दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी जो रूट होंगी वो फाइब्रस रूट होंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मैंगो, पी और मस्टर्ड में टैप रूट पाया जाता है, और ग्रास, मेज और वीट में फाइब्रस रूट पाया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें टैप रूट और फाइब्रस रूट का एक पिक्चर दे रखी है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो मेन रूट है ये जा रही है, और बाकी सारे रूट्स जो हैं वो इस मेन रूट से कनेक्टेड हैं। तो ऐसी रूट्स को टैप रूट कहते हैं, जबकि यहाँ पे बहुत सारी रूट्स जा रही हैं और आप इसमें से बोल नहीं सकते कि कौन सी वाली मेन रूट है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है व्हाट आर कॉटिलिडन्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। कॉटिलिडन आर द seed leaves present inside a seed. They provide nourishment to the baby plant during germination. There are two types of cotyledons. बच्चों आप सबने चना देखा होगा, जो भुने हुए चने होते हैं, अगर आप उसका काला वाला छिलका उतार दो, जब आप उसको देखोगे तो उसको जो चना है आप उसको दो भागों में आराम से तोड़ पाओगे। उसमें बीच में एक लाइन होती है, अगर आप उसको तोड़ना चाहोगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो दो इक्वल पार्ट्स बने, ये जो पार्ट्स बनते हैं सीड के, इसे ही कॉटिलिडन्स कहा जाता है। और जब कोई नया प्लांट बनने लगता है, बेबी प्लांट बनने लगता है, तो यहीं से जर्मिनेशन के लिए पौधे को नरिशमेंट मिलता है, उस पौधे को भोजन मिलता है। जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट। मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल। तो ऐसी सीड्स जिसमें एक ही कॉटिलिडन्स होता है, मतलब उसकी सीड को आप तोड़ नहीं सकते। जैसे भुट्टा होता है, भुट्टे की जो सीड होती है उसमें कोई लाइन नहीं होती कि आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में आराम से तोड़ पाएं, या राइस को आप दो इक्वल पार्ट्स में बराबर से तोड़ पाएं, या व्हीट को। तो ये सारी सीड्स जो हैं ये मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन्हें हम दो टुकड़ों में आराम से आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं वो ऐसे सीड्स होती हैं जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं। डाई का मतलब होता है दो, डाई और बाई का मतलब बच्चों दो होता है। तो इसमें दो कॉटिलिडन्स होती हैं। जैसे कि मटर है, मटर का दाना आप उसको आराम से दो इक्वल भाग में तोड़ सकते हो। बीन्स को इजिली तोड़ सकते हो, मैंगो को ये सीड्स जो होती है उसको इजिली तोड़ सकते। ये सारी जो सीड्स हैं ये डाइकॉट्स के एग्जांपल्स होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिफरेंस पूछा है। तो बच्चों अगर हम कॉटिलिडन की बात करें तो मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन होता है, जबकि डाइकॉट्स में दो कॉटिलिडन्स होते हैं। अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो हम सीड को भी देख के पहचान सकते हैं कि इसकी रूट कैसी होगी और इसकी लीफ कैसी होगी। जैसे मैंने एक भुट्टे का दाना लिया, वो मोनोकॉट का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उसको हम दो बराबर भागों में इसलिए नहीं तोड़ सकते। तो मैं उस भुट्टे की सीड को देख के बता सकती हूँ कि इसका जो रूट होगा वो फाइब्रस रूट होगी, और इसकी जो पत्तियां होंगी उसकी पत्तियों में पैरेलल वेनिएशन पाया जाएगा। जबकि अगर मैं कोई डाइकॉट सीड लूंगी, जैसे मैंने मटर की सीड ली, तो मैंने देखा मटर को तो दो बराबर भागों में मैं आराम से तोड़ पा रही हूँ, उसकी सीड जो है वो डाइकॉट वाली है, यानी कि इसलिए दो बराबर भागों में टूट जा रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी जो रूट्स होंगी वो टैप रूट होगी, और उसकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। बच्चों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस टेबल को देख करके आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर आपसे पूछा है कि अगर एक फाइब्रस रूट वाला प्लांट है
तो उसमें किस तरीके की सीड्स पाई जाएंगी, तो आप बता सकते हो कि उसमें एक सीड पाई जाएगी और उसका जो लीफ वेनेशन होगा वो पैरेलल होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। आपको अगर एक लीफ दे दी जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है और आपसे पूछा गया कि इसकी रूट कैसी होगी, तो आप बिना प्लांट को खोदे, बिना उसकी रूट को निकाले आप बता सकते हो कि इसकी रूट जो होगी वो टैप रूट होगी और इसमें पाई जाने वाली जो सीड होंगी वो डाइकॉट्स होंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। आप प्लीज इसे अच्छे से लर्न कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है व्हाट टाइप्स ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ मोनोकॉट। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बोला है कि अगर एक सीड है जो कि मोनोकॉट है तो उसमें लीफ वेनेशन किस तरीके का पाया जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा था मोनोकॉट सीड में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो हमने लिख दिया कि इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा और फिर मैंने पैरेलल वेनेशन की डेफिनेशन लिख दी कि इसमें जो वेन्स होंगे वो साइड बाय साइड बिना एक दूसरे को ज्वाइन किए जा रही होंगी। और साथ ही एग्जाम्पल लिख दिया कि ग्रास और बनानास में इस तरीके का वेनेशन पाया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट। लीफ वेनेशन और उसकी रूट में किस तरीके का रिलेशन होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे देख चुके हैं कि अगर पैरेलल वेनिएशन होगा तो उसमें फाइब्रस रूट होंगी और अगर रेटिकुलेट वेनिएशन होगा तो उसमें टैप रूट्स होंगे। तो यही रिलेशन होता है लीफ वेनिएशन और उसके रूट सिस्टम में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द प्लांट विद रेटिकुलेट वेनिएशन usually have tap root system while the plant with the parallel venation generally have fibrous root. नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the primary function of leaves in plant। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, उनका काम क्या होता है। तो बच्चों हमें पता है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट में उनका काम होता है खाने को बनाना, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स में ही होता है, यानी कि पत्तियों में ही होता है। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट को सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो हम लिख सकते हैं जो प्राइमरी फंक्शन है लीव्स का इज टू प्रिपेयर फूड, यानी कि खाना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। इसका आंसर है एनिमल मूव वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमी। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, रहने के स्थान की तलाश में जाते हैं और साथ ही अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी जाते हैं। क्योंकि अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे, जो उनसे बड़े एनिमल्स होंगे, जो उनके एनिमीज होंगे, उनको पता होगा कि ये एनिमल यहाँ रहता है, तो वो उन पर अटैक करके उसको मार सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल्स। एनिमल्स को ग्रुप करने का क्या पर्पस हो सकता है। तो बच्चों द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल इज टू स्टडी देम मोर इजिली, टू अंडरस्टैंड देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस एंड टू लर्न अबाउट देयर अडेप्टेशन। तो हम एनिमल्स को इसलिए ग्रुप करते हैं ताकि हम उनके बारे में आसानी से स्टडी कर पाए, आसानी से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। हमें ये पता चल पाए कि इन सब में क्या सिमिलैरिटीज है या क्या डिफरेंस है और हमें साथ में ये पता चल पाए कि इन्होंने किस तरीके से एक पर्टिकुलर स्थान में, एक पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए अपनी बॉडी में बदलाव किए हैं, एडेप्टेशन किए हैं, चेंजेस लाए हैं। तो आई होप आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट का क्या मतलब होता है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ऐसी जगह जहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज द सी और द ओशियन। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं जैसे सी टर्टल जो होता है वो या तो सी में रहेगा या फिर ओशियन में रहेगा। तो प्लांट और एनिमल की जो रहने की जगह होती है वो उनका हैबिटेट यानी कि आवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। गिव एग्जाम्पल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है और इसका एग्जाम्पल देना है। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो बच्चों प्लांट्स और एनिमल जब अगर जमीन में रहते हैं तो हम कहते हैं उनका आवास जो है, उनका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, यानी कि जमीन में रहना टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो चाहे प्लांट्स के लिए हो। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ये सारी जगह जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का पार्ट होती हैं। अगर कोई जानवर जंगल में रह रहा है या डेजर्ट में रह रहा है या ग्रासलैंड में या माउंटेन्स में, तब भी वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का पार्ट कहलाएगा। जैसे हम इंसान भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। व्हाट आर एक्वेटिक हैबिटेट। गिव एग्जाम्पल। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, एग्जाम्पल देना है।
The plant and animal that live in water are said to live in aquatic habitat. Some examples of aquatic habitat are pond, lakes, rivers and ocean. तो ऐसे प्लांट और एनिमल्स जब वो पानी में रहते हैं तब हम कहते हैं कि उनका हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट है, यानी कि वो जलीय जीव हैं, जल में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉन्ड में रहने वाले, लेक्स में रहने वाले, रिवर्स या ओशन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल एक्वेटिक हैबिटेट का पार्ट होते हैं। जैसे कि फिशेज हो गई, वो पानी में ही रहती हैं, तो वो एक्वेटिक हैबिटेट का पार्ट है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर एम्फीबियंस, गिव एग्जाम्पल। एम्फीबियंस किन्हें कहते हैं, एग्जाम्पल देना है। तो बच्चों ऐसे एनिमल्स जो कि जमीन के साथ साथ पानी में यानी कि दोनों जगह रह लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग और क्रोकोडाइल। जो मेंढक होता है या फिर जो मगरमच्छ होता है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जमीन में रहने वालों को हम कह रहे थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पानी में रहने वालों को हम कह रहे थे एक्वेटिक, और दोनों जगह रहने वालों को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। आई होप आपको ये अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट के हिसाब से हम एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों हमें पता है पानी में रहने वालों को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि फिश और डॉल्फिन। जमीन में रहने वाले एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, जैसे लॉयन और एलिफेंट्स। दोनों जगह रहने वाले यानी कि जमीन और पानी दोनों जगह रहने वाले एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स। और पेड़ पे रहने वाले एनिमल्स को हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि मंकीज और स्क्विरल। तो आई होप बच्चों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का क्या मतलब है। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स और एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो बच्चों एक ऐसा स्पेशल फीचर जो कि किसी प्लांट और एनिमल को किसी पर्टिकुलर जगह पर सरवाइव करने में, जिंदा रखने में मदद करता है, उसे उसका एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि हम सब ने कहानी जरूर सुनी होगी कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करते थे और फिर एक बार अकाल पड़ा और जमीन की सारी घास खत्म हो गई। पेड़ में सिर्फ ऊंचाई की तरफ पत्ते बाकी थे। तो जो जिराफ होते थे वो उचक उचक करके उन पत्तियों को खाया करते थे। तो इसकी वजह से उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई। तो ये जो जिराफ की गर्दन का लंबा होना है, ये एडेप्टेशन का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन एडेप्टेशन फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स। एक एक एडेप्टेशन का एग्जाम्पल देना है जो कि अलग अलग एनिमल्स में पाई जाती हैं। यहाँ पे लिखा है, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग। कैमल्स के जो पैर हैं वो लंबे रहते हैं ताकि वो हॉट डेजर्ट में, गरम गरम डेजर्ट में अपनी बॉडी को उस गरम रेत से दूर रख सकें। फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पैर वेब्ड फीट होते हैं, यानी कि जालीदार होते हैं ताकि वो आसानी से स्विम कर सकें। डॉल्फिन्स और व्हेल्स जो होती हैं उनके पास ब्लो होल्स होते हैं ताकि वो आराम से ब्रीथ कर सकें जब वो पानी के सरफेस के पास हों। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं और मैंने ऊपर आपको जिराफ का एग्जाम्पल बताया। ये सभी एडेप्टेशन का ही एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमसे पूछा है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ एडेप्टेशन हेल्प एनिमल सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। एडेप्टेशन किस तरीके से एनिमल को किसी हैबिटेट में सरवाइव करने में मदद करता है। तो बच्चों एडेप्टेशन आर स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प एनिमल सर्वाइव। एडेप्टेशन स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि किसी एनिमल को सरवाइव करने में मदद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैमल्स के पास हम्प होता है ताकि वो उसमें फैट को स्टोर कर सके और डेजर्ट में बहुत लंबे समय तक जीवित रह सके। इसी तरीके से फिश के पास गिल्स होती हैं ताकि वो इजिली पानी में सांस ले पाए, और फिन्स होती हैं ताकि वो पानी में स्विम कर पाए। इसी तरीके से जो पॉलर बेयर होते हैं उनकी बॉडी पर बहुत ही थिक, बहुत ही घने घने फर्स होते हैं ताकि वो ठंडी में सरवाइव कर पाए और इतने ठंडे रीजन में रहने के बाद भी वहां पे उन्हें ठंड ना लगे और वो इजिली वहां पर जीवित रह पाए। तो ये सारे एडेप्टेशन हैं जो कि इन एनिमल्स की बॉडी में ओवर द ईयर ऑफ टाइम्स आए हैं, और इन्हीं फीचर्स की वजह से, इन्हीं एडेप्टेशन फीचर्स की वजह से ये लोग इस तरीके के हैबिटेट में रह पाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आइडेंटिफाई अ प्लांट दैट थ्राइव्स इन ओशियन। एक प्लांट का नाम बताना है जो कि ओशियन में बहुत ही अच्छे से थ्राइव कर रहा है, बहुत ही अच्छे से जी रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीवीड, समुद्री शैवाल जो कि होता है, ये आराम से ओशियन में बहुत ही अच्छे से थ्राइव करता है, अच्छे से जीता है, अच्छे से सरवाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्री इज अडेप्टेड टू स्नोई माउंटेन कंडीशन।
ऐसे माउंटेन जहां पर हमेशा बर्फ गिरती रहती है, तो ऐसी स्नोई कंडीशन में कौन सा पेड़ है जिसने कि अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि वो वहां पे अच्छे से सरवाइव कर पाए? तो बच्चों पाइन का ट्री है जो कि स्नोई माउंटेन में आराम से सरवाइव कर पाता है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कॉनिकल होती है, कोन की शेप की होती है, और जब बर्फ उस पे गिरती है तो वो फिसल करके नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से जो पाइन ट्री है उसने अपने आप में इस तरीके के चेंजेस लाए हैं कि वो स्नोई माउंटेन्स में आराम से सरवाइव कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स अडेप्ट टू सर्वाइव इन डेजर्ट? यानी कि रेगिस्तान में प्लांट्स किस तरीके से सरवाइव कर पाते हैं, उन्होंने क्या अपने अंदर चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से वो रेगिस्तान की इतनी धूप में जहां पानी भी नहीं मिल रहा वहां पर वो सरवाइव कर पाते हैं? तो इसका आंसर है, डेजर्ट प्लांट हैव थिक स्टेम्स टू स्टोर वाटर। डेजर्ट के प्लांट में जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही थिक होती हैं ताकि वो उसमें जो जितना भी पानी मिले उसे अच्छे से स्टोर कर पाए। साथ ही इनमें लीव्स की जगह स्पाइन्स होते हैं यानी कि कांटे होते हैं, ताकि इनका जो पानी है वो लॉस ना हो, क्योंकि हमें पता है ना कि जो लीफ होती है वो ट्रांसपीरेशन नाम का एक प्रोसेस करती हैं, जिसकी वजह से लीव्स प्लांट में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट स्टोमेटा से हवा में वापस चला जाता है। तो जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनमें तो लीव्स होती ही नहीं है, उसकी जगह उसमें कांटे होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं हो पाता और पानी का लॉस नहीं हो पाता है। और साथ ही इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में बहुत ही डीप होती हैं, बहुत ही गहरी होती हैं, ताकि वो पानी को नीचे तक एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब करके और स्टोर करके रख पाए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम डेजर्ट प्लांट हैव वेरी स्मॉल लीव्स। कुछ डेजर्ट प्लांट में तो बहुत छोटी लीव्स होती हैं, वेयर एज सम हैव स्पाइन्स, जबकि कुछ में स्पाइन्स होते हैं यानी कांटे होते हैं। तो इसका क्या फायदा है? Having small leaves or spine reduce the loss of water through evaporation। तो छोटी पत्तियां होने से या फिर कांटे होने से जो लॉस ऑफ वाटर है वो नहीं हो पाता, यानी कि जो पत्तियों से पानी पौधों से बाहर जाता है वो नहीं जा पाता। इसकी वजह से डेजर्ट में गर्म और ड्राई कंडीशन में भी ये जो प्लांट है ये अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट ड्यू टू विच दे सर्वाइव इजिली। एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाने वाले कुछ अडेप्टेशन बताने हैं जिसकी वजह से वो पानी में अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। तो इसके दो पॉइंट्स हो जाएंगे बच्चों। सबमर्ज्ड लीव्स आर थिन एंड फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। दूसरा है फ्लोटिंग लीव्स आर ब्रॉड। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें दो तरीके की पत्तियां होती हैं, सबमर्ज यानी कि डूबी हुई और फ्लोटिंग यानी कि ऊपर तैरती हुई। जो डूबी हुई पत्तियां होती हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि जब पानी बहता है तो वो मुड़ करके दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाती हैं और टूटती नहीं है। और जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं वो इतनी चौड़ी होती हैं और उनके बीच में एयर स्पेस होता है कि वो लाइफ जैकेट की तरह हो जाती हैं और पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमसे बोला है कि हॉट डेजर्ट में रहने वाले और कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स के बीच में आपको कंपैरिजन करके बताना है कि उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों जो हॉट डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स होते हैं उनके पैर जो हैं वो लंबे होते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को गर्म रेत से दूर रख सकें। जबकि जो कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स होते हैं ये इन कैमल के कंपैरिजन में इनकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है। नेक्स्ट है, जो हॉट डेजर्ट में रहने वाले कैमल होते हैं उनके पास एक ही हम्प होता है यानी एक ही कुबड़ होता है, जबकि कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स के पास दो हम्प होते हैं जो कि लेट विंटर्स में श्रिंक हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। हॉट डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स के ऊपर की बॉडी के ऊपर कोई भी हेयर नहीं होता, क्योंकि वहां तो पहले से गर्मी है, तो उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके के फर नहीं होते, किसी भी तरीके के बाल नहीं होते हैं। जबकि कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स को ठंडे एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए बहुत ही लंबे लंबे हेयर्स नेचर ने दिए हुए हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं और इनका आंसर जानते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी रेफर टू? बायोडाइवर्सिटी का इनमें से क्या मतलब होता है? तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल इन एन एरिया। एक एरिया में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्ब? यहाँ दिए गए चार ऑप्शन में से सर्ब्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो बच्चों हमें पता है जो सर्व्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है और वो ग्राउंड के बहुत ही पास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स ऑफ हिबिस्कस हैव। हिबिस्कस जो होता है उसकी पत्तियां कैसी होती हैं?
तो बच्चों हमें पता है कि हिबिस्कस की जो पत्तियां होती हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, तो हमने यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन को टिक कर दिया। यहाँ पे स्पाइरल वेनेशन भी दिख रहा होगा बच्चों आपको, ये आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे। इस क्लास में आपने अभी सिर्फ पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में ही पढ़ा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है अ प्लांट विद द टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इज। एक ऐसा प्लांट जिसमें टैप रूट है और रेटिकुलेट वेनेशन है, वो कौन सा प्लांट होगा? तो बच्चों ऐसा प्लांट जिसमें टैप रूट हो और उसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिले, तो वो एक डाइकॉट प्लांट ही हो सकता है। तो इन ऑप्शन में से चना ही है जो डाइकॉट है, तो यहाँ पे चना जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट विद अ फाइब्रस रूट एंड अ पैरेलल वेनेशन इज। एक प्लांट जिसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है और पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, तो ऐसा प्लांट तो बच्चों फाइब्रस रूट वाला और पैरेलल वेनेशन वाला प्लांट तो मोनोकॉट प्लांट होगा। तो यहाँ पे मोनोकॉट, यहाँ पे मेज है, तो मेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल एनिमल यूज डैश फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर। जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लेग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उनके पास फिन्स हैं तो फिन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी अम्मल वॉज एन। जानकी अम्मल कौन थी? तो बच्चों हम सबको पता है जानकी अम्मल जो थी वो एक बॉटनिस्ट थी। इनकी पिक्चर हमारी बुक में दी हुई है। आई होप आप सबने वो पैराग्राफ जरूर पढ़ा होगा जो कि इनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है सालिम अली इज नोन एज अ डैश ऑफ इंडिया। सालिम अली को इंडिया के किस चीज के नाम से जाना जाता है? तो सालिम अली जी को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके बारे में भी हमारी बुक में एक पैराग्राफ डिस्क्राइब किया हुआ है। आई होप आप सबने इनके पिक्चर और इनके बारे में जो लिखा था उसे पढ़ा होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू हुआ था? तो बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैबिटेट। इनमें से कौन सा हैबिटेट नहीं है? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ट्री, ओशियन, इनमें से कौन सा एक हैबिटेट नहीं है? बच्चों यहाँ पे ट्री जो है वो एक हैबिटेट नहीं है। नेक्स्ट है विच एडेप्टेशन हेल्प्स कैमल सर्वाइव इन डेजर्ट। कौन सी एडेप्टेशन है जिसकी वजह से जो कैमल है वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं? तो इनके पास जो लंबे लंबे पैर होते हैं और जो वाइड हूव्स होती है, इनके खुर जो होते हैं, उसकी वजह से ये लोग डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे हमसे पूछा है विच ट्री हैज कॉनिकल शेप। कौन सी ट्री है जिसकी कॉनिकल शेप होती है और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं ताकि वो स्नो को शेड कर सके, बर्फ को गिरा सके? तो हम सबको पता है ऐसा ट्री पाइन ट्री होता है जो कि कॉनिकल शेप में होता है और ये बर्फीले इलाकों में, बर्फीले पहाड़ों पर पाया जाता है। एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू मूव इजिली इन वाटर्स आर। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और जो कि आसानी से पानी में मूव कर पाते हैं, ऐसे एनिमल्स को फिश कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकॉट प्लांट। इनमें से कौन सा एक डाइकॉट प्लांट है, यानी कि जिसके सीड के दो टुकड़े इजिली हो जाए? तो ऐसा डाइकॉट प्लांट यहाँ पे पी है, बाकी सारे मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं। फिर लास्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बींग्स। यहाँ दिए गए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक लिविंग बींग का, एक जीव का नहीं है? तो बच्चों जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और एडेप्शन सब कुछ अपनाता है, जबकि पॉल्यूशन जो है वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें कुछ फिलअप्स दिए हैं। फर्स्ट है द डैश इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर अ प्लांट एंड एनिमल्स लिव। एक ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसे उनका हैबिटेट कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हैबिटेट। नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड। लीफ पर जो पैटर्न दिखता है वेन्स का उसे क्या कहते हैं? तो उसे वेनेशन कहते हैं। मुझे जो डार्क ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट है प्लांट विद द पैरेलल वेनेशन। ऐसा प्लांट जिनमें पैरेलल वेनेशन देखने के मिलती है, यूजुअली उनकी रूट्स कैसी होती है? तो उनकी रूट्स बच्चों फाइब्रस होती है। नेक्स्ट है अ प्लांट विद द रेटिकुलेट वेनेशन। एक प्लांट जिसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, यूजुअली इनकी जो रूट्स होती है वो टैप रूट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सीड्स विद वन कॉटिलिडन। ऐसी सीड्स जो कि वन कॉटिलिडन्स वाली होती हैं उनको हम मोनोकॉट्स कहते हैं। सीड्स विद टू कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। दो कॉटिलिडन्स वाली जो सीड्स होती हैं उनको डाइकॉट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है द वैरायटी एंड डिफरेंसेस फाउंड अमंग लिविंग थिंग्स इन एन एरिया इज कॉल्ड।
एक एरिया में जो लिविंग थिंग्स हैं, उनमें जो अलग-अलग तरीके की वैरायटी पाई जाती है, अलग-अलग तरीके के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसे उस एरिया का क्या कहा जाता है? तो बच्चों, ऐसी चीज को उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल क्रिएचर दैट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड स्पेशल फीचर्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर लेता है ताकि वो अलग-अलग तरीके की सराउंडिंग्स में उस सराउंडिंग्स में सर्वाइव कर पाए। तो ऐसे स्पेशल फीचर को अडॉप्ट करने को एडेप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट्स हैव डेजर्ट प्लांट में पत्तियों की जगह स्पाइन्स होते हैं यानी कि कांटे होते हैं ताकि वाटर का कम लॉस हो सके। और लास्ट है एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर ऐसे एनिमल्स जो कि जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा जाता है। आई होप आपको ये सारे फिलअप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलअप्स थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे इस चैप्टर के बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स दिए हैं। पहली स्टेटमेंट है रूट्स होल्ड प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को बहुत ही मजबूत तरीके से सॉइल से पकड़ के रखती हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। नेक्स्ट है सारे प्लांट्स जिनमें पैरेलल वेनिएशन देखने को मिलता है, जिनकी लीव्स में पैरेलल वेनिएशन देखने को मिलता है, उनकी सीड्स डाइकॉट्स होती हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स है, तो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। पैरेलल वेनिएशन वाले जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी सीड्स मोनोकॉट्स होती हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ड्यूडेंड्रन्स इन नीलगिरी आर शॉर्टर विद स्मॉलर लीव्स। जो नीलगिरी पर पाए जाने वाले रोडोडेंड्रन्स होते हैं, उनकी पत्तियां छोटी होती हैं और वो खुद भी बहुत ही छोटी हाइट्स के होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। नेक्स्ट है ऑल प्लांट हैव कलरफुल फ्लावर्स। सारे प्लांट्स में कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कुछ व्हाइट फ्लावर्स वाले भी होते हैं, तो इसलिए फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एडेप्टेशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। एडेप्शन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टाई हैव लार्ज ब्रॉड लीव्स टू कैप्चर वाटर। कैक्टस जैसे जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं ताकि वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करके रख सके, तो फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, उनमें पत्तियां नहीं होती बल्कि स्पाइन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन गॉड्स आर अडेप्टेड टू लिव इन द ओशियन। माउंटेन गॉड्स जो होती हैं उन्होंने इस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है कि वो ओशियन में रह सकें, तो फॉल्स बच्चों, उन्होंने अपने आप को ओशियन नहीं बल्कि माउंटेन पर रहने के लिए अडेप्शन की होती है। इन ट्रीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। पेड़ में जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर साइड से स्टार्ट होती हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है एम्फीबियंस कैन लिव ऑन द लैंड। एम्फीबियंस लैंड पर रह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये पूरी तरीके से सच नहीं है। एम्फीबियंस जो होते हैं वो लैंड के साथ साथ वाटर में भी रह सकते हैं, इसलिए ये आधी स्टेटमेंट है, इसलिए ये फॉल्स हो गया क्योंकि आधा सच भी झूठ ही होता है। पाइन ट्रीज आर अडेप्टेड टू स्नोई माउंटेन रीजन। पाइन ट्रीज जो होते हैं उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया होता है कि वो स्नोई माउंटेन्स पर भी रह सकें, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ गया। तो इस तरीके से जो चैप्टर नंबर सेकंड था ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस चैप्टर नंबर सेकंड के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।